दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो के माध्यम से हम हिंदी का पहला क्लास देखेंगे और हिंदी की ये पहली क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से और जानकारी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग हिंदी वर्णमाला को कवर करने वाले हैं। और हिंदी वर्णमाला की ये वीडियो आपका वर्ण जैसे हो गया, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, सब कुछ को संयुक्त व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, लुंठित व्यंजन, पारस्परिक व्यंजन, सबको हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगी और बिना कोई पीपीटी स्लाइड के माध्यम से केवल लिख के आपको, जैसे आप ऑफलाइन कक्षाओं में सीखते हैं वैसे हम आज की वीडियो को आपको दिखाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आप लोग हिंदी देख रहे हो ना, हिंदी के बारे में कुछ बात कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न क्या बनते हैं, वैसे शुरुआती दौर है तो आपको कुछ बातें बताते चल रहे हैं। हिंदी की जो हिंदी भाषा है, इसकी जननी कौन है या हिंदी भाषा की शुरुआत किससे हुई है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, संस्कृत से। किससे दोस्तों, तो याद रखेंगे संस्कृत से हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपका बन जाता है। हिंदी भाषा की लिपि पूछे, लिपि का मतलब होता है चिन्ह, याद रखेंगे। हिंदी भाषा की जो लिपि होती है ना, ये कौन सी लिपि है, तो याद रखेंगे हिंदी भाषा की लिपि के बारे में पूछे तो देवनागरी लिपि होती है दोस्तों, याद रखेंगे देवनागरी लिपि। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी। आपको बता दें देवनागरी लिपि के बारे में पूछता है कि देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है, तो देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और देवनागरी लिपि के लिए हम लोग सिरो रेखा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ऐसे हम लोग खींच देते हैं, इसी को बोलते हैं सिरो रेखा। दो पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। यहां से एक पॉइंट और बनता है कि जो हिंदी भाषा है ना, वह हिंदी दिवस कब मनाते हैं, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण ये भी पॉइंट बन जाता है। हिंदी दिवस अगर आपसे पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष के 14 सितंबर को। कब दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 14 सितंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं, तो हिंदी मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं पे एक प्रश्न और बनता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस के बारे में अगर आपसे कहे तो याद रखिएगा 10 जनवरी को। कब मनाते हैं प्यारे, तो 10 जनवरी को मनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए होगा। मैं आपको बता दूं, जो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को स्वीकृत किया गया या अपनाया गया था। ये पॉइंट याद रखेंगे। इसी एवज में हर साल 14 सितंबर को हम प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यही बात आप लोग देखेगा 10 जनवरी 1975। कब दोस्तों, 10 जनवरी 1975 को क्या मनाया गया था, विश्व हिंदी सम्मेलन बनाया गया था। और प्रश्न ये बनता है कहां पे मनाया गया था, तो विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के नागपुर में पहली बार। कब दोस्तों, तो नागपुर में पहली बार मनाया गया था। और तभी से विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको यहीं पे कुछ पॉइंट और बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर भारतीय संविधान की बात हम करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता दिया गया है। और कैसी हिंदी को मान्यता दिया गया, अब हम सेकेंड नंबर पे बात करेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला होता क्या है या वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। बहुत चर्चाएं बनता है, हर आपके कोई भी एग्जाम हो वहां से बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से बनता है, वर्णमाला किसे कहते हैं। याद रखेंगे, यहाँ पे शब्द ही देखेंगे तो आपको मिलेगा ये वर्ण की बात कर रहा है और दोस्तों यहाँ पे माला की बात कर रहा है। मतलब आप लोग जब इसको ध्यान तरीके से कवर करेंगे तो आपको मिलेगा कि वर्ण की बात भी कर रहा है और माला की भी बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिएगा ना, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को किसको दोस्तों, तो याद रखेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। याद रखिएगा, ये लिख रहे हैं आपको कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। याद रखिएगा। अब वर्णों का व्यवस्थित समूह होता क्या है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो आपका वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है ना, जैसे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला आपका वर्ण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्वर, और एक आपका वर्ण होता है जिसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं व्यंजन। प्रत्येक को ध्यान से देखिएगा तो आपको चीजें मिल जाएगा। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले को बोलते हैं स्वर और दूसरे को बोलते हैं व्यंजन। अब स्वर क्या होता है, स्वर का उच्चारण करते समय बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से हम स्वर का उच्चारण करते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, ये आपका अ हो गया,
ए आपका आ हो गया, आपका ए ई हो गया, ए बड़ी ई हो गया, आपका ऊ हो गया, आपका ए री हो गया। ऐसे डाट डाट तक आप लोग देखते हैं। इन्हीं को हम लोग प्यारे बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ठीक है। स्वर के डेफिनेशन कभी भी पूछे तो आप बताइएगा कि स्वर का उच्चारण करते समय बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हम स्वर का उच्चारण करते हैं, उनको स्वर बोलते हैं। और व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन का उच्चारण जब हम करते हैं तो उनमें हम स्वरों की सहायता लेते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, ये आपका क हो गया, ये आपका ख हो गया, ये आपका ग हो गया, ये आपका घ हो गया, डाट डाट आगे तक हम चले जाएंगे। इनको क्या बोलते हैं? इनको प्यारे बोलते हैं हम लोग व्यंजन। जैसे आप लोग प्रत्येक चीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा एक क है ना आपका। अब क को देखिएगा तो एक क का निर्माण कैसे हुआ है? तो याद रखेंगे, इसमें आधा क और यहाँ पे अ मिलके ये बनाते हैं क। याद रखिएगा। और मैंने आपको बताया है कि जो व्यंजन है उस स्वरों से मिलकर बना है। इसमें देखिए स्वर है, बिल्कुल अ आपका है। जैसे और आगे हम आ जाते हैं, यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों ख के बारे में। अब ख का निर्माण आप लोग देखेंगे तो आधा ख और यहाँ पे अ से मिलकर बना है। याद रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं प्यारे? तो याद रखेंगे, इसको हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत। और हलंत का मतलब होता है दोस्तों, याद रखेंगे, आधा। क्या होता है? हलंत का मतलब होता है आधा। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। तो जो स्वर होते हैं वह बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब वे फ्री होते हैं, वे स्वतंत्र होते हैं, उनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हम कर सकते हैं। और जो आपके व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण करते हैं स्वरों की, हम लोग क्या करते हैं? स्वरों का प्रयोग करते हैं या स्वरों की सहायता लेते हैं। राइट बात। अब देखिएगा, अब वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है? वर्णों की संख्या बताई गई है 52। अब देखिएगा यहाँ पे इस समय मैं आपको बता दूं, सब लोग पढ़े होंगे 52, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको जोड़ के बता रहा हूं। याद रखेंगे, जो वर्णों की संख्या होती है ना, वह लिखने के आधार पर, याद रखेंगे, लिखने के आधार पर कितनी होती है, और याद रखेंगे, और इसके बाद पढ़ने या बोलने के आधार पर कितनी होती है। यहाँ पे दो चीज मैं बांट रहा हूं। लिखने के आधार पर वर्णों की संख्या अब हो चुकी है 53, और याद रखेंगे बोलने के आधार पर अब भी जो वर्णों की संख्या कितनी है? 52। क्योंकि आपका एक अलग वर्ण जुड़ गया है, जिस वर्ण को हम लोग विशिष्ट वर्ण के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, विशिष्ट वर्ण के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग रखे हैं किसमें दोस्तों? व्यंजन में। तो इसको हम लोग बोल लेते हैं विशिष्ट व्यंजन, जो कि एक अगला वर्ण की मान्यता मिली है, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं विशिष्ट व्यंजन। ये बात आप लोग याद रखिएगा। वर्णों की संख्या कितनी है उस तरह, तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। और इस समय अब एक यहाँ पे प्रश्न घुमा कर पूछ देगा कि लिखने के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 53। और बोलने के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 52। और आपका एक 53वां वर्ण कौन सा है? तो ये विशिष्ट व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ये भी व्यंजन ही है, और इसकी जो आप पहचान देखिएगा वह इस तरह का होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपने, आशा करता हूं कि आप स्वर भी जान चुके होंगे, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग व्यंजन भी सीख चुके होंगे कि व्यंजन क्या होता है, आपका स्वर क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे अब हम आपको 1 बाय 1 करके बताएंगे। वैसे बताएंगे कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, सबको एक एक को मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी वो चीजें बताने योग्य नहीं है। अब जब जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो चीजें आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं एक चीज को बिल्कुल खत्म ही कर दूं, जिस चीज का नाम क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, उस चीज को हम खत्म कर दें। एक होता है अयोगवाह। याद रखेंगे, अयोगवाह किसे बोलते हैं? याद रखेंगे, अयोगवाह की उत्पत्ति स्वर से ही हुई है। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। और अयोगवाह किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, अनुस्वार। दो पॉइंट बनता है दोस्तों, एक है अनुस्वार और एक है दोस्तों विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग के सम्मिलित रूप को अयोगवाह बोला जाता है। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से मिलकर निकलता है। अब देखिएगा, अनुस्वार क्या होता है प्यारे, विसर्ग क्या होता है, और ये दोनों मिलके अयोगवाह बनाते हैं। और अनुस्वार देखिएगा, अनुस्वार को अगर चीजें बिल्कुल तरीके से देखेंगे तो अनुस्वार ऐसा होता है, इसका चिन्ह ऐसा होता है। और विसर्ग का चिन्ह आप लोग देखिएगा दोस्तों, तो उसका विसर्ग का चिन्ह ऐसा होता है।
ये बात को याद रखेंगे, ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एक एक चीजों को अगर बात करूं तो जैसे आप लोग देखेंगे ना, यहाँ पे देखेगा कंगन, कंगन, कंगन ऐसे लिखा जाता है, अंग का मतलब नौ के भाव में आता है, और इसमें क्या लगा है तो इसमें आपका अनुस्वार लगा है। और जैसे यहाँ पे मैं एक शब्द लिख रहा हूं जिसका नाम है दोस्तों प्रातः, याद रखेंगे, और इसमें क्या लगा है तो इस देखिए विसर्ग लगा है, तो इन्हीं को अयोगवाह बोलते हैं। प्रश्न यहाँ से क्या बनता है कि अयोगवाह किसे कहते हैं, तो अनुस्वार और विसर्ग के सम्मिलित रूप को अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है तो याद रखेंगे इनका टोटल नंबर होता है 2। कौन कौन से, एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह पूछ देता है कैसा होता है तो दोस्तों अनुस्वार का चिन्ह आपका ऐसा होता है, और याद रखेंगे विसर्ग का चिन्ह कैसा होता है तो ऐसा होता है। इसका एक एक एग्जाम्पल भी आपको मैंने बता दिया, ये बात को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों इस पूरी क्लास की पीडीएफ आप लोग चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ हमको मिल जाए जिससे हम लोगों का अलग तरीके से पढ़ने में आसानी हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि याद रखेंगे 63 आपका 88467911 पे आपको मैसेज करना होगा, और मैसेज में आपको लिखना होगा दोस्तों पीडीएफ, आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ वहां पे हमारे टीम द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आशा करते हैं कि अयोगवाह भी आप लोग जान चुके होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम लोग, अब हम बात करेंगे स्वर के बारे में। स्वर होते क्या है या स्वर के प्रकार कितने होते हैं, ये पॉइंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जो स्वर होते हैं इनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हम कर सकते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये स्वतंत्र होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, कितने वर्णों को स्वर में रखा गया है तो याद रखेंगे 11 वर्णों को स्वर की मान्यता दी गई है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको स्वर लिख दूं पूरा, आप लोग जो अ आ ई पढ़ते हैं ना, जैसे अ हो गया, आ हो गया, यहाँ पे छोटी ई हो गया, यहाँ पे बड़ी ई हो गया, यहाँ पे ऊ हो गया, यहाँ पे बड़ा ऊ हो गया, यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ए ऋषि वाला री हो गया, आपका ए हो गया, आपका ए हो गया, आपका ऊ हो गया, और दोस्तों आगे आपका औ हो गया, और इसके बाद यहाँ पे आपका अंग, और यहाँ पे आपका अह। ये जो आता है ना, इनकी संख्या टोटल गिनिएगा तो आपको 13 मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो ऊपर आप लोग देख रहे हो दोस्तों, इनको क्या बोलते हैं, इन्हीं को स्वर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा एक चीज याद रखेगा, जो अंग और अह जो दोस्तों याद देख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो इसको अयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अयोगवाह बोलते हैं। और अभी मैंने आपको बता दिया अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो इसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं। ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे। वैसे स्वरों की संख्या पूछे तब तो 11, अगर प्रकार पूछे तब आप लोग बताएगा। स्वर के प्रकार आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, स्वर के प्रकार आपके 3 होते हैं। यहाँ पे 1 बाय 1 आपको लिख रहे हैं। एक होता है हर्ष स्वर, या हर्ष स्वर को ही बोलते हैं दोस्तों मूल स्वर, याद रखेंगे। इसी को कहीं कहीं आपका मूल स्वर बोल देता है, या इसी को बोलता है कहीं कहीं पे लघु स्वर। अगर आपसे पूछे हर्ष स्वर तभी भी, आपसे पूछे मूल स्वर तभी भी, आपसे पूछे लघु स्वर तभी भी, याद रखिएगा। और आपसे पूछे दोस्तों दीर्घ स्वर, तब आप बताइएगा क्या होता है, इनकी संख्या कितनी होती है। और एक होता है दोस्तों क्लुप्त स्वर। क्लुप्त स्वर किसे बोलते हैं, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हर्ष स्वर क्या होते हैं, इसको मूल स्वर बोलते हैं, इसको लघु स्वर बोलते हैं, या इसको छोटा स्वर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो जो छोटा है, आपका अ हो गया, आपका छोटी ई हो गया, आपका छोटा ऊ हो गया, और यहाँ पे आपका ऋषि वाला री हो गया, इसको हर्ष स्वर बोलते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिएगा आपका अ हो गया, आपका छोटी ई हो गया, आपका छोटा ऊ हो गया, और यहाँ पे ऋषि वाला री हो गया। इनको हम लोग बोलते हैं हर्ष स्वर, मूल स्वर, या लघु स्वर का नाम हम लोग देते हैं। अब देखिएगा इसके बाद जो बच जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा जो बच जा रहा है,
ये वाला पॉइंट आप लोग देखिएगा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। दीर्घ स्वर पूछे और ऑप्शन में दे दे आपका आ दे दे, आपका बड़ी ई दे दे, आपका बड़ा ऊ दे दे, इसके बाद आपका ए दे दे, फिर आय दे दे, फिर आपका ओ दे दे, और इसके बाद दोस्तों आपका औ दे दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। ये बात आप लोग याद रखेगा। प्लुप्त स्वर किसे बोलते हैं, तो प्लुप्त स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से दूना समय लगे, उसको हम लोग प्लुप्त स्वर बोलते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं ओम वाला, ये चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, समझिएगा। ये प्लुप्त स्वर बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, यहाँ से प्रश्न जो बनता है ना, वो ये बहुत ज्यादा बनता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने स्वरों को मान्यता दी गई है, कितने वर्णों को स्वर की मान्यता दी गई है, तो 11 को। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। हर्ष स्वर कितने होते हैं, तो इनकी संख्या आपकी 4 होती है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो इनकी संख्या आपकी 7 होती है, और 7 और 4 मिलके 11 यही स्वर होते हैं। और याद रखेंगे जो अंग और अ होता है ना, इसको अयोगवाह बोलते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, अयोगवाह की संख्या आपकी 2 होती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे, और आगे आपको मैं बताऊंगा दोस्तों कि आपका संयुक्त स्वर कितने होते हैं। यहां से प्रश्न आपका बनेगा कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कहीं भी कि जो संयुक्त स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, तो संयुक्त स्वरों की संख्या आपकी होती है दोस्तों 4। कितनी होती है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। संयुक्त स्वरों की संख्या आपकी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, आपका एनक वाला ए हो गया, आपका आई हो गया, आपका ओ हो गया, याद रखेंगे, और आपका दोस्तों औ हो गया। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं संयुक्त स्वर। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब संयुक्त स्वर में याद रखेंगे, ये अ धन के छोटी ई जो जब मिलता है तो आपका ए का निर्माण होता है। आय की बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे, आपका अ धन के एनक वाला ए मिलता है तो आपका आय का निर्माण होता है। और ओ की बात करें दोस्तों तो ओ में अ धन के आपका क्या मिलता है, ऊ मिलता है, और इसमें अ धन के ओ मिलता है, तब आपका औ बनता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। कैसे किनके निर्माण होता है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछेगा कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो संयुक्त स्वरों की संख्या आपकी 4 होती है। आपका इनक वाला ए, फिर आए, फिर ओ, फिर औ, इनकी संख्या दोस्तों जितनी होती है इन्हीं को बोलते हैं संयुक्त स्वर। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अब इसी स्वर के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगला क्रम हम लोग देखेंगे। अब हम देखेंगे स्वर, याद रखेंगे स्वर का मात्रा ज्ञान, याद रखेंगे स्वर का मात्रा ज्ञान जो होता है ना, वह कैसे हम लोग करते हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे 1 बाय 1 करके चीजों को ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखूंगा वर्ण या स्वर, और यहाँ पे लिखूंगा इसका मात्रा। कैसे, किसमें कौन सी मात्रा होती है, सबको ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पे अ हो गया, यहाँ पे आपका आ हो गया, यहाँ पे आपका छोटी ई हो गया, यहाँ पे बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ऋषि वाला आपका री हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पे देखेंगे ए हो गया, यहाँ पे आई हो गया, यहाँ पे आपका ओ हो गया, और दोस्तों यहाँ पे आपका औ, और यहाँ पे अंग, और यहाँ पे आपका अ। अब इसमें देखेंगे किसमें कौन सी मात्रा होती है, कुछ शब्द भी आपको बता दे रहे हैं। जैसे आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अ में कोई मात्रा नहीं होती है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। आ में जो मात्रा होती है वो ऐसे होती है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे आम एक शब्द है ना, तो आम में आ की मात्रा होती है, ऐसे हम लोग इसकी पहचान करते हैं। जैसे यहाँ पे छोटी ई की बात करेंगे तो छोटी ई में जो मात्रा होती है ना दोस्तों, वो आगे से होती है, ऐसे होती है। जैसे आप लोगों से एक शब्द लिखा होगा जिसको हम लोग पढ़ते हैं किरण, किरण में क्या है दोस्तों, तो क पर छोटी ई की मात्रा लगी है, ऐसे हम लोग याद रखते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा बड़ी ई की बात कर रहा है दोस्तों, तो बड़ी ई की जो मात्रा होती है ऐसे पीछे से लगी होती है, ठीक है। जैसे आप लोग देखिएगा ये नीरज लिखा है, नीरज में 9 पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है,
इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे छोटा ऊ है, छोटा ऊ जैसे याद रखेंगे, छोटा ऊ को ऐसे दर्शाते हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को एक शब्द लिख कर दे रहे हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं कुमार। कुमार में कौन सा ऊ का प्रयोग किया गया है, तो कुमार शब्द में छोटा ऊ का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पे ऊ बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ का जो मात्रा चिन्ह होता है वह ऐसे होता है। जैसे आपको मैं एक शब्द लिख दे रहा हूं जिस शब्द का नाम है सूरत, और सूरत को ऐसे लिखते हैं, सौ पे बड़ा ऊ का मात्रा लगाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। ऋषि वाला री है ना, याद रखेंगे, इसका जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, याद रखेंगे, वह री ऐसे होता है, बात को याद रखेंगे। जैसे कृत, कृत आपका शब्द मैंने लिख दिया ना, तो कृत में क पे री लगा है, याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा ए की बात करें दोस्तों, ए में क्या होता है, याद रखेंगे, ए में आपका ऐसे लगा होता है, और आई, आई में डबल आपके आई लगे होते हैं, ऐसे लगा होता है। अब देखिएगा ओ में क्या होता है, ओ में ऐसे लगा होता है, ये बात याद रखेंगे। ओ में कैसे लगा होता है दोस्तों, तो डबल यहाँ पे बिंदु ऐसे लगे होते हैं, ये बात को याद रखेंगे। ये पॉइंट याद रखेंगे, अंग में आपका बिल्कुल ऊपर ऐसे लगा होता है, और अ में आपका ऐसे लगा होता है। सब सिंबल को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे अंग की बात करें, जैसे प्रत्येक चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा ए लगा है ना, तो आपका एक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं केवल। केवल में आपका एनक वाला ए लगा है, छोटा ए लगा है। अब यहाँ पे अभी आपको बात करें तो दोस्तों याद रखेंगे महेश्वर, आपको एक शब्द आ जाता है कि महेश्वर, महेश्वर में आपका ह पे आई लगा है, ये बात याद रखिएगा। ओ की बात करें तो ओ की बात में याद रखेंगे, जैसे आपका कहा दे कोमल, एक शब्द है जिसे बोलते हैं कोमल, कोमल में ओ लगा है, याद रखेंगे। यहाँ पे कैतूहल, याद रखेंगे, कैतूहल में, याद रखेंगे, कैतूहल में क पे आई लगा है, ऐसे हम लोग इसको याद रखते हैं, याद रखेंगे। यहाँ पे कंगन में शब्द लिख रहा हूँ, कंगन, कंगन में अंग लगा है, और यहाँ पे जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूँ प्रातः, प्रातः में अह लगा है, ये बात याद रखेंगे। इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं, बात को याद रखेंगे। तो ऐसे हम लोग इस मात्रा के ज्ञान करते हैं, और हमको पूर्ण विश्वास है कि बहुत जगह स्वर की मात्रा को पूछता है, और इसी में हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसमें क्या है, ये छोटी छोटी आगे से लगता है, बड़ी पीछे से लगता है, छोटा ऊ ऐसे होता है, बड़ा ऊ ऐसे होता है, और प्रत्येक को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको मिल भी जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब चलिए आगे हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो स्वर का उच्चारण होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा ये भी पूछता है कि जो स्वर का उच्चारण होता है वो जिह्वा के आधार पर, या इसको हम लोग जो दोस्तों लिखेंगे जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर का उच्चारण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्रस्वर, याद रखेंगे, एक होता है अग्रस्वर, और याद रखेंगे एक होता है आपका पश्च स्वर, या इसको हम लोग पश्च स्वर को बाद में लिखेंगे, दूसरका को लिखेंगे मध्य स्वर, मध्य स्वर, और 3 नंबर पे आता है आपका पश्च स्वर, याद रखेंगे पश्च स्वर। तो एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अग्र स्वर वह स्वर होता है जिसका उच्चारण जीव के अगले भाग से होता है, उसको हम लोग अग्र स्वर बोलते हैं। जैसे ये छोटी ई, यहाँ पे बड़ी ई, और एनक वाला ए, और आपका आई, ये दोनों जो होते हैं दोस्तों इनको अग्र स्वर बोलते हैं। और अग्र स्वर जो होते हैं जीभ, इसका जो उच्चारण होता है जीभ के अगले भाग से होता है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर का उच्चारण जीभ के बीच वाले भाग से होता है, जिसको अ बोलते हैं। केवल अ को हम लोग क्या बोलते हैं, अ को हम लोग मध्य स्वर के नाम से जानते हैं। और यहीं पे बात करेंगे दोस्तों, अब जितना भी बच जा रहा है उसको हम लोग पश्च स्वर बोलेंगे। जैसे आपका आ हो गया, आपका ऊ हो गया, आपका बड़ा ऊ हो गया, आपका ओ हो गया, और दोस्तों आपका औ हो गया। ये सभी क्या है दोस्तों, तो ये आपके पश्च स्वर है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो स्वर का उच्चारण जो होता है वह जीभ के आधार पर 3 प्रकार से होता है। पहला आपका होता है अग्र स्वर, सेकेंड नंबर पे होता है मध्य स्वर, और थर्ड नंबर पे होता है दोस्तों पश्च स्वर। और जीभ के अगले भाग से जिनका उच्चारण होता है उनको अग्र स्वर की मान्यता देते हैं। और अग्र स्वर में आपके 4 स्वर होते हैं, छोटी, बड़ी, ए, आए, और इसके बाद मध्य स्वर में जो जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य वाले भाग से होता है उनको मध्य स्वर बोलते हैं। और ये कौन होते हैं दोस्तों, आपका अ होता है। और पश्च स्वर जो होता है आपका आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, आपका बड़ा ऊ हो गया, आपका वो हो गया, आपका औ हो गया,
इनको हम लोग बोलते हैं पच्च स्वर। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। स्वरों का वर्गीकरण ओठों के स्थिति के आधार पर हम करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, स्वरों का जो वर्गीकरण हम देखेंगे, स्वरों का विभाजन देखेंगे, वह किसके आधार पर, तो याद रखेंगे ओठों के उच्चारण के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। यहाँ पे लिख दे रहा हूं दोस्तों, ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर हम स्वर को 3 बराबर भाग में नहीं, हम कितने बराबर भाग में, 2 बराबर भागों में बांटते हैं और 2 बराबर भाग में देखते हैं दोस्तों। एक होता है गोलाकार, याद रखेंगे, एक होता है गोलाकार, ये पॉइंट याद रखेगा, गोलाकार स्वर, और एक होता है अगोलाकार स्वर, याद रखेंगे। इसी को अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, अगोलाकार या गोलाकार, या इसी को हम लोग बोलते हैं वर्तुल, याद रखेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्तुल स्वर, और इसको बोलते हैं अवर्तुल स्वर, याद रखेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं अवर्तुल स्वर। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। या इसी में हम लोग एक और देखते हैं वृत्ताकार, याद रखेंगे, एक होता है वृत्ताकार स्वर, और या इसी को बोलते हैं अवृत्ताकार स्वर, इसको बोलते हैं अवृत्ताकार स्वर, और इसी में इसका हम लोग विभाजन कर देते हैं। मतलब जब स्वर का हम उच्चारण करते हैं और मुख का जो ओष्ठ होता है बिल्कुल गोल बन जाता है, इसको हम लोग गोलाकार, वर्तुल या वृत्ताकार स्वर बोलते हैं। और बिल्कुल गोल जब आपका ओष्ठ न हो तो इसको अगोलाकार, अवर्तुल या अवृत्ताकार स्वर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो दोस्तों आपका क्या क्या हो गया, आपका छोटा ऊ हो गया, आपका बड़ा ऊ हो गया, आपका औ हो गया, ओ हो गया, और आपका औ हो गया, इनको हम लोग बोलते हैं ये वाला स्वर। और याद रखिएगा दोस्तों, आपका अ हो गया, आपका आ हो गया, आपका छोटी हो गया, आपका बड़ी ई हो गया, एनक वाला ए हो गया, आपका आई हो गया, इनको ए वाला स्वर बोलते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो स्वरों का वर्गीकरण ओष्ठ के आधार पर 2 प्रकार से होता है, गोलाकार, वर्तुल, वृत्ताकार स्वर बोलते हैं, और इनको ऊ, ओ। आपको पता है कि ऊ को भी बोलेंगे, आपका ओ को भी बोलेंगे, तो दोनों स्थिति में आपका क्या होता है, ओष्ठ जो होते हैं वो गोल हो जाते हैं, बिल्कुल वृत्त के आकार के हो जाते हैं, और इनके उच्चारण में वृत्त के आकार के आपके नहीं होते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में, कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा कि स्वरों का उच्चारण स्थान मतलब कौन से स्वर जो होते हैं ना, उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। देखिएगा, अगर बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों कंठ के बारे में, याद रखेंगे, कंठ इधर लिख लेते हैं, आपका अ हो गया और आपका आ हो गया, ये दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, कंठ होता है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे देखेगा छोटी ई हो गया, आपका बड़ी ई हो गया, इनका उच्चारण स्थान आपका तालु होता है, या इसी को कहीं कहीं पे तालब में लिखा होता है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेगा छोटा ऊ हो गया या आपका बड़ा ऊ हो गया, इनका जो उच्चारण स्थान होता है आपका ओष्ठ होता है, याद रखेंगे, इनका उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होता है। इसके बाद आपका ऋषि वाला री हो गया, इनका उच्चारण स्थान आपका मूर्धन्य होता है, या इनका उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आपका एनक वाला ए हो गया, और इसके बाद आपका आई हो गया, और इसके बाद आपका ऊ हो गया, और इसके बाद आपका औ हो गया। ठीक है, 2 ही बच रहे हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है, याद रखेंगे, कंठ तालव्य होता है, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, याद रखेंगे, कंठोष्ठ होता है, याद रखेंगे। ये आपका बिल्कुल महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ के सम्मिश्रण से होता है, और इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालव्य के मिश्रण से होता है। तो ये होते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान, आपका अ आ का कंठ से, आपका ई बड़ी ई का तालु से, आपका ऊ बड़ा ऊ का ओष्ठ से, और इसके बाद ऋषि वाला री का आपका मूर्धन्य से, और एनक वाला ऐ का कंठ तालव्य से, और ओ औ का कंठ ओष्ठ से। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये होते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। ये पॉइंट आपका स्वर यहाँ से खत्म हो जाते हैं।
ठीक है, अब हम लोग आएंगे दोस्तों यहाँ। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों व्यंजन के बारे में, और व्यंजन का यहाँ से होगा स्टार्टअप। और व्यंजन काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है वर्णमाला का। जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जैसे कि याद रखेंगे, जैसे कि व्यंजन मैंने ले लिया क, अगर क की बात करें तो इसका निर्माण होता है आधा क और पूरा अ से, और अ क्या है दोस्तों, तो अ आपका स्वर है। इस प्रकार आप लोग कह सकते हैं कि जो व्यंजन होते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिए कई बार बन चुका है। अब प्रत्येक लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो 41 को टिक करते हैं, 41 टिक ना करिए। कुल व्यंजनों की संख्या है दोस्तों 39, याद रखेंगे। और मूल व्यंजनों की संख्या पूछे तो मूल व्यंजनों की संख्या है आपका, याद रखेंगे 33। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जब चीजें ध्यान से देखेंगे तभी आपका मिलेगा। कुल व्यंजनों की संख्या आपका 39 और मूल व्यंजनों की संख्या आपका 33। यहाँ पे मैं आपको दोस्तों याद रखेगा मूल व्यंजन को डिफाइन कर रहा हूं, और मैं प्रत्येक को बताऊंगा, प्रत्येक को ध्यान से दिखाऊंगा आपको। अब मूल व्यंजन आपके कितने होते आते हैं दोस्तों, 33 हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं देखिएगा, ये आपका पहला पॉइंट बनता है स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजन बिल्कुल आपको याद रख लेना है, रट लेना है कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती है दोस्तों 25। याद रखेंगे कितनी होती है दोस्तों, 25 होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों। उसमें व्यंजन की संख्या जो होती है वो होती है आपकी 4। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल आपको पढ़ लेना है। 3 नंबर देखिएगा, जो आपका अंत्यस्थ व्यंजन होता है ना, अंत्यस्थ व्यंजन होता है ना, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, इनकी संख्या भी होती है आपका 4। अब देखिएगा, और जब 4 होती है तो बिल्कुल 25 4 29 और 4 आपका 33। यही 33 आपके होते हैं दोस्तों मूल व्यंजन। क्या होते हैं प्यारे, यही होते हैं आपके मूल व्यंजन। ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल याद रख लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, यहीं पे आपका 33 तो मूल व्यंजन हो गए। अब इसी 33 में आप लोग याद रखिएगा, 33 तो आप मूल व्यंजन देख ही लिए, उसमें से आप लोग एक याद रखिएगा, एक पॉइंट और बनता है संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4, और यहीं से बनता है दोस्तों उच्छिष्ट व्यंजन, और उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या होती है 2। मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिएगा 33 और 6 मिलके कितना हो जाता है 39, और कुल व्यंजनों की संख्या यहीं से मिलती है 39, और मूल व्यंजनों की संख्या यहीं से मिलती है आपकी 33। ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, यही आपका महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको सर्वप्रथम एक एक चीज करके बताऊंगा, और यहाँ पे अब हम बताऊंगा आपको स्पर्शी व्यंजनों की संख्या। याद रखेंगे जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, या स्पर्शी व्यंजन किसको बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से अगर आप चीजों को देखेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे लिख रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है आपका 25। कैसे होती है आपको मैं दिखा दे रहा हूं कि कैसे होती है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऐसे होती है आपका, देखिएगा ये जो क वर्ग हो गया, याद रखेंगे जो क वर्ग हो गया, मैं लिख कर बता रहा हूं। यहाँ पे क हो गया, यहाँ पे ख हो गया, यहाँ पे दोस्तों ग हो गया, यहाँ पे आपका घ हो गया, यहाँ पे अंगा हो गया। इनको क वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, क वर्ग बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक को देखेगा। च वर्ग क्या होता है, च वर्ग की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखेगा आपका च हो गया, आपका छ हो गया, आपका ज हो गया, आपका झ हो गया, और आपका इया हो गया। बिल्कुल तरीका से आप लोग सबको कवर करिएगा तो आपको चीजें आसान बनती जाएंगी। इसके बाद ये च वर्ग हो गया, और इसके बाद ये आपका ट वर्ग हो गया। ट वर्ग में ये ट हो गया, ये ठ हो गया, ये ड हो गया, ये ढ हो गया, और ये आपका अड़ हो गया। ये वर्ग आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आपका आता है त वर्ग दोस्तों। त वर्ग में पूछता है कितने वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अब त वर्ग में देखिएगा आपका त हो गया, आपका थ आएगा, और इसके बाद आपका द आएगा, इसके बाद ध आएगा, और इसके बाद दोस्तों आपका न आएगा, और इसके बाद आपका आता है
प वर्ग, और प वर्ग में दोस्तों आपका क्या आएगा, प आएगा, यहाँ पे आपका फ आएगा, और यहाँ पे आपका ब आएगा, और इसके बाद दोस्तों आपका भ आएगा, और यहाँ पे आपका म आएगा। बिल्कुल आपको बता दें, स्पर्श व्यंजन की संख्या कहीं भी पूछे आप तुरंत बताएगा, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25। कितनी होती है दोस्तों, तो याद रखेंगे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या आपकी होती है 25। बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं कि जो ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं, यहां से पूछता है कि क वर्ग से लेकर, याद रखेंगे, क वर्ग से लेकर आपके प वर्ग के जितने वर्ण होते हैं ना, सभी आपके स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। बिल्कुल एक में 5 वर्ण है, और 5, 10, 15, 20, 25 यही आपके स्पर्शी व्यंजन है। प्रश्न आपसे बन सकता है कि आपका ब स्पर्शी है कि नहीं है, आपको चुनना होगा। आपका ये वाला स्पर्शी है कि नहीं है, आपको ये वाला स्पर्शी है कि नहीं है, ऐसे ऐसे पहचान करना होता है। ठीक है, तो आप स्पर्शी व्यंजन देख लिए होंगे। यहीं से मैं लगे हाथ कुछ चीजों को बता दूं। आपका अंग, या, र, न, म, इनको नासिक व्यंजन बोलते हैं। नासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो नासिक व्यंजन की संख्या होती है दोस्तों पूरे 5। याद रखेंगे कितनी होती है, 5 होती है। आपका अंग हो गया, या हो गया, ड़ हो गया, न हो गया, म हो गया, इनको नासिक व्यंजन बोलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान, यहीं पे आपका एक पॉइंट और उभर कर आता है, जो ढ और ड को देख रहे हैं ना, याद रखेंगे डलिया वाला ड और ढक्कन वाला ड को, इसको उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। अगर आपसे कहें कि उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं, तो उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या होती है 2, जो यही है ना दोस्तों, इनको उच्छिप्त व्यंजन का नाम हम लोग देते हैं। जैसे उच्चारण स्थान की भी बात हम लोग कर ले रहे हैं, जैसे क वर्ग होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ होता है। याद रखेंगे क वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं ना, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, कंठ होता है। ठीक है, च वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है, तालु होता है। याद रखेंगे ट वर्ग का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान आपका दंत होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होता है, ओष्ठ होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। जो आप लोग देख लिए स्पर्शी व्यंजनों का उच्चारण स्थान, जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो आपसे पूछेगा कि स्पर्शी व्यंजन क से लेकर आपके म तक के जितने वर्ण होते हैं सबको स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 25 होती है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम आगे, आप इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका अंत्यस्थ व्यंजन। याद रखिएगा, हम बात करेंगे दोस्तों अंत्यस्थ व्यंजन के बारे में। अंत्यस्थ व्यंजन होता क्या है, ये भी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या आपकी 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, आपका य हो गया, आपका र हो गया, आपका ल हो गया, और दोस्तों आपका व हो गया। इनको अंत्यस्थ व्यंजन का हम लोग नाम देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से आपका ए बनकर आएगा। अब देखिएगा, आपका य हो गया, इसको अर्ध स्वर का नाम देते हैं। अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, प्रश्न ऐसा बन जाता है। तो आप लोग अर्ध स्वर य को, और दोस्तों व को भी क्या बोलते हैं, व को भी आप लोग अर्ध स्वर बोलते हो। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। ठीक है, अब देखिएगा, जो ये र है ना और ये ल है, ठीक है, र को क्या बोलते हैं, र को लुंठित व्यंजन का नाम देते हैं। ये प्रश्न बहुत बनता है कि लुंठित व्यंजन किसे बोलते हैं, तो जो र होता है इसको लुंठित व्यंजन बोलते हैं। और ल को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो ल को आप लोग पारस्वरिक व्यंजन बोलते हो। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। जो ल होता है इसको आप लोग पारस्वरिक व्यंजन, और जो र होता है इसको आप लोग क्या बोलते हो दोस्तों, आप लोग बोलते हो लुंठित व्यंजन। ये आपका काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। आप लोगों ने अंत्यस्थ व्यंजन देख लिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन क्या होते हैं, इनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है। इनकी संख्या होती है 4। याद रखेंगे, ये बड़ा वाला स, ये छोटा वाला स, और ए वाला स, और ये ह, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग उष्म व्यंजन। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एक तरीका से देखिएगा। और यही होते हैं आपके उष्म व्यंजन। यहाँ से उष्मी व्यंजन या उष्म संघर्षी व्यंजन, इन्हीं को बोलते हैं। इनकी संख्या आपकी पूरी 4 होती है। ठीक है,
इसके बाद अब हम देखेंगे, आपको एक बात बता रहे हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण आपका बनता है। ये देखिएगा, जब आप संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे तो संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। जैसे आप लोग देखिएगा, ये छतरी वाला छ हो गया, ये आपका त्र हो गया, ये आज्ञा हो गया, और दोस्तों ये श्री वाला स्र हो गया। इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिनका निर्माण 2 से अधिक वर्णों से होता है, ठीक है, 2 वर्णों के योग से होता है। ऐसे करेंगे, 1 से अधिक वर्णों के योग से होता है, ऐसा शब्द कहें तो अच्छा है। जैसे देखिएगा, इसका निर्माण कैसे हुआ था, आधा क और यहाँ पे इस वाले स से हुआ है, याद रखिएगा। त्र की बात करें तो आधा त और पूरा रस्सी वाला र से इसका निर्माण होता है। इसकी बात करें आज्ञा की तो याद रखेंगे, आधा ज और पूरा इया से इसका निर्माण होता है। और इसकी बात करें तो इस बड़े वाले आधा स और रस्सी वाला र से इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप संयुक्त व्यंजन को भी देख लेंगे। प्रश्न बनता है कि संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन पूरे आपके 4 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे छतरी हो गया, यहाँ पे आपका त्र हो गया, ये आज्ञा हो गया, इसरा हो गया, सभी का निर्माण आप लोग देख लिए। और ये प्रश्न बन जाता है कि छतरी का निर्माण कैसे हुआ, तो ऐसे ऐसे होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे अल्प प्राण और महाप्राण। बिल्कुल महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है आपका कि अल्प प्राण क्या होता है, और यहाँ पे देखेंगे कि महाप्राण क्या होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अल्प प्राण जो होते हैं, इनके वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु मुख से निकलती हो तो उनको अल्प प्राण बोलते हैं। और वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से ज्यादा वायु निकलती है तो उसको हम लोग महाप्राण बोलते हैं। अल्प प्राण का सूत्र होता है 1 3 5 और महाप्राण का सूत्र होता है 2 और 4। 2 और 4 मिलकर क्या बनाते हैं, अगर इसको ऐसे सिंपल देखें तो इसको हम बोलेंगे 24 हो गया, ठीक है। मतलब हमें प्राण की आवश्यकता कितने घंटे है, 24 घंटे है। और अल्प प्राण मतलब 1 3 5, अगर आपका प्राण चल रहा है तो इसको अल्प प्राण बोलेंगे। और इसको महाप्राण एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, मतलब वे वर्ण जिनके उच्चारण में ज्यादा वायु मुख से निकलती हो तो उसको अल्प प्राण बोलेंगे, और जिनके उच्चारण में कम वायु मुख से निकलती हो तो उसको महाप्राण बोलेंगे। जैसे आप लोग देखिएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे क हो गया, यहाँ पे आपका ख हो गया, यहाँ पे ग हो गया, यहाँ पे घ हो गया, और यहाँ पे अंग हो गया। ऐसे हम लोग लिखेंगे। च वाला भी, च हो गया, छ हो गया, आपका ज हो गया, झ हो गया, आपका य हो गया। इसी तरह हम लोग क वर्ग, आपका ट वर्ग, आपका च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग सब लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, नंबरिंग करते हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों 5 नंबर आता है। और हम कहते हैं कि पहला वाला अल्प प्राण होगा, तीसरा वाला अल्प प्राण होगा, और 5वां वाला आपका अल्प प्राण होगा। बिल्कुल 1 3 5 यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपसे कहें कि क क्या है, आप कहेंगे 1 नंबर पर है तो अल्प प्राण है। आप कहेंगे ज क्या है, 3 नंबर पर है तो आपका अल्प प्राण है। आपका इया क्या है, आपका 5 नंबर पे है तो क्या होगा दोस्तों, ये आपका अल्प प्राण होगा। और महाप्राण आपका ख होगा, आपका घ हो गया, आपका झ हो गया, आपका छ हो गया। इस तरह हम लोग इसकी पहचान करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। इसके साथ साथ अल्प प्राण के बारे में बात करें, जितने आपके अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, जैसे आपका य हो गया, आपका र हो गया, आपका ल हो गया, आपका व हो गया, इनको क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं। और जितने आपके उसमें संघर्ष व्यंजन होते हैं, ये वाला स, ये वाला स, ये वाला स और ये वाला ह, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको हम लोग बोलते हैं महाप्राण। ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहीं पे मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, जितने आपके स्वर होते हैं, जैसे कि अ हो गया, आपका आ हो गया, छोटी हो गया, आपका छोटी हो गया, आपका बड़ी हो गया, सभी क्या होते हैं, सभी आपके अल्प प्राण होते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरह आप लोग जान गए होंगे कि अल्प प्राण 1 3 5 मतलब पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण, ये क्या है, अल्प प्राण है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा वर्ण आपका, ये दूसरा वर्ण, यहाँ पे चौथा वर्ण, ये क्या है दोस्तों, तो महाप्राण है। जो आपके उसमें व्यंजन होते हैं वो महाप्राण होते हैं, जो आपके अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं ये आपके अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर आपके अल्प प्राण होते हैं। इस तरह आप लोग इसकी पहचान करिएगा। आपसे मैं एक प्रश्न पढ़ रहा था, और प्रश्न ऐसा था कि नासिक व्यंजन क्या होता है, और ऑप्शन आपको दिया था।
आप लोग बताइएगा नासिक व्यंजन क्या होता है? हर वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक व्यंजन होता है। इनकी संख्या 5 होती है और जब पांचवा वर्ण है तो पांचवा क्या होता है दोस्तों? अल्प प्राण होता है। ऐसे आप लोग बताइएगा जितने भी अंग, य, र, न, म आपके नासिक व्यंजन है सभी सभी आपके अल्प प्राण हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे तो कभी भी आप लोग ऐसे इसको बता दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आपको लगे हाथ यहाँ पे हम लोग घोष और अघोष दोनों क्लियर करा दे रहे हैं। याद रखेंगे घोष या अघोष, याद रखेंगे पहले अघोष लिखते हैं, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और इस तरह इसके भी सूत्र इसी तरह होते हैं जैसे हम लोग लिख लेते हैं, एक क हो गया, एक ख हो गया, एक ग हो गया, एक घ हो गया, ये अंगा हो गया, यहाँ पे च हो गया, यहाँ पे छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, आपका यहाँ हो गया। इस तरह जब हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे करते हैं कि जो अघोष का सूत्र होता है पहला और दूसरा को अघोष बोलते हैं। आपका तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, इसको हम लोग सघोष बोलते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को मैं बताया भी हूँ। और इसके बाद आपका सभी स्वर याद रखेंगे, जो सघोष होता है इसमें आपके सभी स्वर हो जाते हैं, याद रखेगा सभी स्वर हो जाते हैं। और इसके बाद इसमें आपका य हो जाता है, र हो जाता है, ल हो जाता है, व हो जाता है और ह हो जाता है। और अघोष में आपका ये वाला स, ये वाला स और ये वाला स हो जाते हैं। ये पॉइंट आपको बताना है। अगर आप लोग प्यारे इतना चीज याद रख लिए तो आपको बिल्कुल बिल्कुल आप लोग चीज भूल ही नहीं सकते हो। यही आपका सूत्र होता है, ऐसे इसकी पहचान करते हैं। अगर आपसे पूछे क क्या है, क एक नंबर का है तो अघोष होगा। ख क्या है, एक नंबर पर है तो अघोष होगा। च एक नंबर पर है तो ये अघोष होगा। ये भी 2 नंबर पे है तो अघोष होगा। मतलब कि पहला दूसरा ये सभी अघोष होंगे। और इसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ड होगा ये क्या होगा दोस्तों? ये आपका घोष होगा। इसके साथ साथ सभी सभी स्वर आपके घोष होंगे। आपका सभी अंत्यस्थ व्यंजन के साथ साथ और रहेगा तो भी ये क्या हो जाएगा? आपका घोष हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मुझे विदा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा